हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस परिवार में सृजन का ऑनलाइन पोर्टल पर स्वागत है। सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और आने वाले एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे जोर शोर से, और उसमें कहीं से कमी होना भी नहीं चाहिए। एकदम ईमानदारी के साथ लगे रहिए। और जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि 2025 का सारा एसएससी का कैलेंडर जो है, एसएससी अपना कैलेंडर रिलीज कर दी है। जितने भी एग्जामिनेशन है, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या अदर जितने भी एग्जाम है, सबका कैलेंडर आ गया है, सबके डेट भी आ गए हैं। तो 2024 में अगर कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई है तो 2025 में उसको कमी को एकदम खत्म करना है। और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत करेंगे हम लोग, और अल्टीमेट 2025 को यादगार बनाना है। 2024 एक दिन की तरह निकल गया होगा, लेकिन 2025 में एक नौकरी आपके नाम होनी चाहिए, ये सेल्फ कमिटमेंट हो। और एग्जाम का कैलेंडर जब आ गया तो आपको लगे हैं ही तैयारी में, और उसमें अब जितना थोड़ा बहुत अगर कहीं कमी छोड़े हैं, अब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कहीं भी किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होनी चाहिए, डिवोशन होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें होती है तब आपको अपने मेहनत की प्रोडक्टिविटी मिलेगा, और जब प्रोडक्टिविटी मिलेगा तो समझिए कि ऑटोमेटिक आप एग्जाम के कंपटीशन के नजदीक हो जाएंगे। 2024 का सीजीएल प्री का कट ऑफ आया। आप लोग को ये जान करके बड़ा आश्चर्य हुआ होगा, या कई लोग कई तरीके की भ्रामक बातें कर रहे हैं कि स्कैम हो गया। इतना कट ऑफ हाई गया है, लेकिन कट ऑफ हाई जाने से ये मतलब नहीं है कि स्कैम हुआ होगा या कुछ अन्य। इस लेवल पर बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर जनरल का कट ऑफ 153-54 जा रहा है, इसका मतलब कि उस हिसाब के बच्चे मिल रहे हैं हमें। पेपर अगर इजी है तो वो सबके लिए है, और कठिन है तो सबके लिए है। हाँ, इजी जो होता है तो उसमें थोड़ा सा कमजोर बच्चों को, एवरेज बच्चे होते हैं उनको भी फायदा हो जाता है, जिससे कंपटीशन का जो लेवल है थोड़ा ऊपर चला जाता है। लेकिन 153 या 154 अगर कट ऑफ जाता है, इट मींस कि बच्चे उस लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। अब उन बच्चों को बीट करना, उतना मेरिट जाने के बाद भी करीब करीब 2.25 लाख बच्चे सिलेक्ट होते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, और उन बच्चों को बीट करना कैसे है, उन उसके साथ कैसे आना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। और इसका अल्टीमेट एक ही रास्ता है, वो है ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, और रोज प्रैक्टिस करना, और आपको प्रैक्टिस के साथ साथ एक्यूरेसी को मेंटेन करना। डिफरेंट कैसे होगा, इसी पर हम लोग को तैयारी करनी है। एनटीपीसी का एग्जाम अमूमन फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक तक होना ही होना है, और उसी के लिए हम लोग आपको कुछ मेरी तरफ से जो सहयोग होता है, वो सहयोग के रूप में हम क्वेश्चन सीरीज लेकर के आ रहे हैं। कंप्लीट आपको अलग अलग सेगमेंट वाइज करके प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आए हैं, जैसे 2021-22 के जो एनटीपीसी के एग्जाम थे उसका हम क्वेश्चन लेकर के मैथ्स आज आए हैं, और मैथ्स का हम लोग सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। चूंकि ये पीवाईक्यू है, इसलिए क्वेश्चन टॉपिक वाइज तो रहेगा नहीं, कहीं से भी रहेगा, लेकिन अगर आप पढ़ते होंगे, तैयारी करते होंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा। ठीक है। और वो क्वेश्चन करना कैसे है, क्या अप्रोच होता है, वो सारी मैं चीजें बताऊंगा। लेकिन पहले तो मेरा पर्पज होगा कि जो क्वेश्चन है उसके आसपास आप रहिए, उन दायरा को कवर करिए जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, क्योंकि जिस रीजन से क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट उसी के आसपास की चीजों को दोबारा वो रिपीट करते हैं एग्जाम में। ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट रिपीट भी कर जाते हैं, इसलिए हम लोगों को पहले उन क्वेश्चन को फुली कमांड, फुली कॉन्फिडेंस के साथ करना है कि हाँ 2021-22 के जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे लेवल 1 का हो या लेवल 2 का हो, वो सारे हमको आते हैं, और उसके आसपास की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम कर लेंगे। ठीक है। 3 महीने का समय है। 3 महीने का अगर मास्टर प्लान बनाया जाए तो 3 महीने में भी अगर कोई पढ़ा हुआ बंदा है तो 3 महीने में भी अच्छी खासी इन परीक्षाओं की तैयारी की जा सकती है ना। बस आपको एक मास्टर प्लान 3 महीने का बनाना है कि 3 महीने में हमें एनटीपीसी कैसे क्रैक करना है, और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहेंगे, लेकिन वो सारी बातें निराधार रह जाएगी। करना आपको है, आपको कैसे लाखों लोगों में आना है, इसकी तैयारी आपको खुद की करनी है। आप स्वयं जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे वैसा प्रोडक्ट देंगे, है ना। तो
बिना कुछ आगे की बात किए हम लोग सीधे सेशन पर आते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और ये मैंने क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसमें लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम हेल्ड ऑन 11/8/2000, यानी कि हम आई थिंक ये सीबीटी 2 का पेपर है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पिछले एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में भी रेलवे ऑलमोस्ट इसी के इर्द गिर्द रहता है। रेलवे में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं होती है, वो एक सेट पैटर्न को आसपास लेकर के आपको घुमाता रहता है, लेकिन पूछता सब कुछ है। इसकी एक विशेषता है कि ये सब कुछ पूछ लेगा आपसे, छोटा मोटा हर कंटेंट की बातें आपसे ओवरऑल जान लेता है। तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और चलिए हम लोग क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो यही है, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। अब देखिए रेशियो का एप्लीकेशन है, साथ में एलसीएम एचसीएफ वर्ड आया हुआ है। रेशियो और साथ में एलसीएम एचसीएफ वर्ड आया हुआ है। कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है और 6:5 का रेशियो है। एक बात मैं आपको बताऊं कि अगर रेशियो में दो नंबर है तो उन नंबर का सम रेशियो के सम से निश्चित रूप से डिवाइड होगा। उन नंबर का डिफरेंस रेशियो के डिफरेंस से 9 से डिवाइड होगा। उन नंबर का प्रोडक्ट रेशियो के प्रोडक्ट से अवश्य डिवाइड होगा। तो मेरे पास 6 और 5 11 आ रहा है रेशियो सम। इसका मतलब कि जो भी नंबर का सम होगा, सवाल में पूछा है कि नंबर का सम क्या है, तो सम 11 से कटने वाला ही नंबर होगा। और 11 से कटने वाले अगर नंबर की बात करेंगे तो ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से कट जाएगा, ये 11 से नहीं कटेगा, ये 11 से नहीं कटेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक है, अगर रेशियो है और नंबर का सम दिया है तो सम निश्चित रूप से रेशियो से डिवाइड होता है बच्चा। और 6, 5, 11 अगर रेशियो सम है तो नंबर का सम भी 11 का कोई मल्टीपल ही होगा। रीजन क्या है, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं यहां पर कि अगर एक नंबर 6 है तो मैंने कहा मान लो कि एक संख्या 6k है और एक संख्या 5k है। ठीक है, तो अगर दोनों को हम सम के रूप में देखेंगे तो सम के रूप में ये 11k है। इसका मतलब कि 11 का कोई मल्टीपल है और 11 का मल्टीपल इकलौता एक नंबर 165, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। कोई जरूरत नहीं है इस पॉइंट को समझने की। ठीक है, अगला सवाल। अगले सवाल पे अगर हम आए तो कह रहा है कि ब्याज की गणना तिमाही चक्रवृद्धि के आधार पर करते हुए 32,000 रुपया, ध्यान से बात को आप समझना मेरे भाई, 32,000 रुपया अगर दिया हुआ है और ब्याज क्वार्टरली आप कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वार्टरली, तिमाही का मतलब हर 3 महीने पर, तो 12% की रेट से 6 माह का कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। हम सबको मालूम है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है R%, ये 1 साल के लिए होता है, 1 साल का होता है। और 1 ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 4 क्वार्टर होता है, 4 क्वार्टर होता है 3 मंथ का। इसका मतलब कि ये जो 12% है इसको हम 4 बार के लिए बनाते हैं, तो 4 बार के लिए बनाते हैं तो ये 3% का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूं क्योंकि 12% अगर वार्षिक है तो क्वार्टर में कितना रेट होगा, तो 3%। तो क्वार्टर में 3% होगा और कितने महीने का निकालना है आपको ब्याज, तो ब्याज निकालना है 6 महीने का, तो 6 में 2 क्वार्टर होते हैं, 6 में 2 क्वार्टर होते हैं। इसका मतलब कि 3% का ब्याज हमको 2 बार मिलेगा। तो 3% अगर 2 बार मिलता है तो सिंपल के नेचर से समझा जाए तो 6% तो कंफर्म हो गया। और 6% इसका कितना होगा, 6%, 6 दूना 12, 6 तिरी 18, 1820 रुपया। इसका मतलब कि 1820 रुपया से थोड़ा सा ज्यादा ब्याज होगा। अब कितना ज्यादा ब्याज होगा भाई, 6%, तो आप बताइए कितना ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे कि जो पहली बार 3% मिला होगा उस 3 रुपया का भी 3% मिलेगा। तो 3 रुपए का 3% कितना होगा, तो 3 का 3% होगा, 3 3 का 9, यानी कि 0.09%। तो 0.09% और हमको ब्याज मिलेगा किसका, तो हमको मिलेगा पहले साल का, यानी कि इसके 3% का। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये बात कहूं, आपको डायरेक्ट यहां से समझा दूं कि अगर रेट 12% है तो इसका क्वार्टर अगर हम लेते हैं, क्वार्टर, तो रेट चौथाई हो जाता है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है।
तो 6 का डबल करेंगे, सॉरी टाइम 4 गुना हो जाता है, तो 6 का 4 गुना करेंगे तो ये 24 महीना हो जाएगा, और 24 महीने का मतलब 2 साल हो जाएगा। अब ये 2 साल कौन सा है, तो 2 क्वार्टर ईयर, 2 क्वार्टर ईयर है। अब 2 क्वार्टर ईयर है, रेट हमारा 3% बन रहा है, तो 3% का डायरेक्ट आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं, सक्सेसिव निकाल लीजिए, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 बाई 100 हो जाएगा, तो ये 6.09%। अब 6.09% आपको इंटरेस्ट मिलेगा 32,000 का, तो 32,000 का 6.09%। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर अगर मैं कैलकुलेशन करना भी चाहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये 2 जीरो उड़ा दिया जाए तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब 320 को 609 से गुणा करने का मतलब कि 32 को हम 320 गुणे 609 कर देते हैं, और नीचे अभी हमारे पास ये 100 है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे डिजिटल सम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 2 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 6 5 6 30। आप यहां से सॉल्व कर लो तो देखो 9 दूना 18, यानी कि यूनिट पर 8 आएगा, और यूनिट पर 8 वाली वैल्यू हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो हमारा पहला वाला तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, हमारे पास ये 2 ऑप्शन बचे हुए हैं उत्तर लाने के लिए। ठीक है, तो 320 का 609 से मल्टीप्लाई करते हैं, 609 इंटू 32, 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, 9 3 27, यह 2 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, 8 7 1 8, 2 2 4, 8 1 9 9। ठीक है, और एक जीरो छोड़े तो एक जीरो लगा दिए, 1948 रुपया 80 पैसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 रुपया 80 पैसा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको इस सवाल को फिर से एक बार बता रहा हूं, समझिएगा कि अगर 12% रेट है, 12%, तो क्वार्टर अगर होता है, तिमाही होती है, तो रेट चौथाई हो जाता है, ये रेट हो जाएगा 3%। और टाइम 6 महीने है, तो 6 महीने में टाइम का 2 क्वार्टर बनेगा, तो यहां पे 2। अब 3% 2 बार अगर लगेगा, तो 3% का 2 बार का सक्सेसिव अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हो जाएगा 6.09%। सक्सेसिव कैसे निकालते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 बाई 100। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो R1 R2 दोनों 3 होगा, ये 6.09% हो जाएगा। अब हमें डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, तो 32,000 रुपए का हमको निकालना है, कितना परसेंट, 6.09%। और मैं अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये सॉल्व करने पर आएगा 1948 रुपया 80 पैसा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कई सारे तरीके हैं, अगर 2 बार का कैलकुलेशन करना है तो सक्सेसिव वहां पे बेस्ट होता है, आप सक्सेसिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर देखा जाए। दिया गया है कि एक संख्या का 12.5%, यानी कि एक नंबर है, उस नंबर का 12.5%, 12.5%, दूसरे नंबर N2 है, इसके 37.5% के बराबर बराबर। तो मेरे भाई अगर N1 और N2 का यहाँ पे देखो कैंसिल हो गया, ये हो गया N1 अपॉन N2 कर दिया जाए, N1 अपॉन N2, दोनों नंबर का अगर रेशियो हम निकाल लें तो यहां से मिलेगा हमको 37.5 अपॉन 12.5। पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, एक डिजिट है, तो यहां पर हम इसको काट देते हैं, 25 5 125 हो जाएगा, 25 एकम 25 12, 25 5 125, 5 3 15 हो जाएगा, 3:1 का अनुपात आ गया। यानी कि एक संख्या 3 बनती है अनुपात में, तो एक संख्या 1 बनेगी। अब सवाल में कह रहा है कि दूसरी संख्या घटा दी जाए, दूसरी संख्या पहली संख्या से घटा देंगे, यहाँ पे 3 और 1 है, घटा देंगे मेरे बच्चा तो 2 यूनिट आएगा, और 2 की वैल्यू 1428 है। ठीक है, तो क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, 2 की वैल्यू 1428 है, तो दोनों का योगफल निकालेंगे, यानी कि सम निकालेंगे, तो एक 3 है और एक है, यानी कि 4 रेशियो हो जाएगा। 4 की वैल्यू आपको बतानी है, तो इसका 2 का रेशियो दिया है 4 का, यानी कि सीधे डबल, 14 दूना 28, 28 दूना 56, यानी कि 2856 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझना है, कैलकुलेशन करना है, ये सारी चीजें, ये सवाल तो आप लोग मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 12.5%, 37.5%, 3 गुना का रिलेशन चल रहा है, यानी कि 1:3 का रेशियो है, 12.5 37.5, 3 गुना
3:1 या 1:3 का रिलेशन है, और 1:3 में डिफरेंस 2 का आ रहा है, 2 की वैल्यू ये है, और 1:3 का सम 4 आ रहा है, 2 की वैल्यू दिया है, 4 आपसे पूछ रहा है, डायरेक्ट इसका दुगना कर दोगे और इसका दुगना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन आपको लेंदी दिखता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक माया जाल है, ट्रैप है, इससे बाहर कैसे निकलना है इसी की तो प्रैक्टिस आपको करनी है। आता तो सबको सब कुछ है, आना सबको सब कुछ है, सब आता है, आप लोगों को भी आता है, आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे होंगे, आप सब लोगों को आता है, लेकिन उसको आना और टाइम पे यूज करना दोनों में फर्क होता है ना। तो एकदम 2025 को अपने लाइफ के लिए मेमोरेबल बनाना है और इसी की मेहनत आपको करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच इस अनुपात में बांटी जाती है, तो मोहन को कितनी राशि मिलेगी? ध्यान से बात को समझना, अनंत है और मोहन है, अनंत को 3 रुपया, मोहन को 4 रुपया, यानी कि 4 से कटने वाली संख्या मिलेगी। 4 से कटने वाली संख्या की बात करेंगे, और देखो 4 से कटने का नियम क्या होता है, आखिरी के 2 अंक 4 से कटते हैं। देखो ध्यान से बात को समझना, यहां भी सॉल्व करने की बात नहीं है, ये अनंत है, ये मोहन है, आपसे मोहन को पूछा है, मोहन को 4 मिलेगा, यानी कि 4 का मल्टीपल ही कोई नंबर होगा, और 4 का मल्टीपल के लिए क्या करते हैं, आखिरी का 2 अंक देखते हैं, आखिरी के 2 अंक 30 है, 40 है, 50 है, 50 है, न 30 कटता है, न 50 कटता है, 40 बस कटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 4 के मल्टीपल में इसका आंसर होगा, 4 के मल्टीपल में इकलौता यही नंबर है। और एक बात और ध्यान रखना कि ये तो हो ही गया, और यही अगर पूछा होता अनंत का, तो अनंत का 3 के मल्टीपल में होता, अनंत की वैल्यू 3 के मल्टीपल में, मोहन की वैल्यू 4 के मल्टीपल में, इकलौता 4 से कटने वाला नंबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी है। 2 सेकंड का भी काम नहीं था इस सवाल को करना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल में बोला है कि ए बी सी डी ई एफ एक सम षटभुज है। सम षटभुज का मतलब होता है भाई रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है? हेक्सागन 6 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति है, और रेगुलर का मतलब क्या होता है कि सभी भुजाएं बराबर होती है। ये देखिए एम और बी, बी अगर हम 2 पॉइंट 2 लेटर 2 वर्टिक्स के ऊपर एक लाइन देते हैं, इट मींस कि ये डिनोट करता है डायगोनल को, ये डायगोनल को बता रहा है। ठीक है, कि एक हेक्सागन का बी और ई पॉइंट को हम जोड़ रहे हैं, और ये वाली लाइन आपको दी गई है कि 14 सेंटीमीटर है, यानी कि 2 आमने सामने के कॉर्नर को जोड़ने पर बी के सामने ई और ई के सामने बी कॉर्नर है। अगर हम हेक्सागन की बात करें तो कुछ ऐसा सिनेरियो आपको दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है। अब मान लो कि अगर ये बी है और ये ई है, तो इसकी बात कर रहा है, ये वाली जो लाइन है ये 14 है, ये डायगोनल है बच्चा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मिलाना ही तो उसका डायगोनल है, तो डायगोनल की लंबाई दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर जो होता है हेक्सागन का वो 6a होता है, और 6a का मतलब हुआ a होता है इसके साइड, और अगर डायगोनल है तो डायगोनल बाय 2 जो होता है वो a होता है। इनका जो जितना डायगोनल होगा उसका आधा इसका साइड होता है। तो बच्चा अगर 14 सेंटीमीटर डायगोनल है तो इसका a 7 सेंटीमीटर होगा, और पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू 7, यानी 6 7 42, तो 42 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक और बात समझना कि 6 का मल्टीपल इनका आंसर होगा, तो यहां पे 6 के सारे मल्टीपल है, और 6 के मल्टीपल में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हेक्सागन, ये साइन ध्यान रखिएगा, लिखा नहीं है, ये आपको खुद से समझना है। अगर इस तरीके से ये लिखा है तो इसका मतलब कि बी और ई के वर्टिक्स को ज्वाइंट किया है, और जब 2 कोनों को हम मिला देते हैं आमने सामने अपोजिट कॉर्नर को, तो वो डायगोनल बनता है, और डायगोनल का आधा ही उसका साइड होता है। तो अगर डायगोनल 14 है तो आधा 7 हो जाएगा, और 7 7 6 बार रहेगा, तो 6 7 42 इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 750 प्रतिभागी है, यानी कि कहीं पे 750 कंपटीटर है, और द्वारा उठाए गए अधिकतम भार का दर्जन दिया गया है, मैक्सिमम उनका वेट दिया गया है, और यह पाया जाता है कि इन बंटन का, यानी कि इन ऑब्जर्वेशन का जो माध्य है और माध्यिका है दोनों ही बहुलक से अधिक है। माध्य और माध्यिका दोनों ही बहुलक से अधिक है। यदि माध्य और माध्यिका क्रमशः 184 और 178 केजी है, तो बहुलक का अत्यधिक संभावित मान क्या होगा? अब देखो, मोड
इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन होता है। बस यही इसका एक स्ट्रक्चर है। मोड निकालने की बात किया है, मीडियन दिया गया है। अब बताइए, इसमें मीडियन दिया है 178 केजी है, 178 तो 3 गुणे 178 हो जाएगा और माइनस 2 गुणे 184 हो जाएगा। ठीक है, अब 8 3 के 24 4 और ये 4 गुना 8 14 में से 8 गया 6, यानी कि यूनिट पर 6 आएगा और यूनिट पर 6 वाला ऑप्शन नंबर डी है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो मीडियन का 3 गुना में से मीन का दुगना माइनस करने पर उस पूरे ऑब्जर्वेशन का मोड मालूम हो जाता है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आएगा करेक्ट इसकी वैल्यू 166। अगर आप इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप इस पे डिजिटल सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 8 1 9 खत्म हो गया, 7 3 21 यानी कि 3 आ रहा है। 8 1 9 खत्म हो गया, 4 दूना 8। अब 3 में से 8 जाएगा -5, -5 प्लस में 4 होता है, प्लस में 4 यानी कि हमारा डिजिटल सम 4 आना चाहिए। 6 2 8 1 9 खत्म हो गया, 7 1 8 2 10 ये भी खत्म हो गया, 6 1 7 7 7 14 1 15 ये भी खत्म हो गया, 6 6 12 1 13 13 का मतलब 4 होता है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक पैरेललोग्राम का सम्मुख भुजाओं का युग्म यानी सम्मुख आमने सामने की भुजा का जो पेयर है वो 16 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है मेरे बच्चा, ये देखना, ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में दो सम्मुख साइड है, ये मान लो ये और ये सम्मुख है, ये और ये सम्मुख है। ये कह रहा है कि इनका जोड़ा 16 का है, तो ये भी 16 का हो जाएगा, इनसे ये मतलब नहीं है। और कह रहा है कि सम्मुख भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 10 है, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस है ये 10 है। तो कह रहा है कि इसका एरिया बताइए। तो आपको मालूम है कि इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बात आ गई कि बेस क्या होता है। तो बेस जो होता है जिस पर हाइट आती है, जो दूरी होती है, तो ये जो दूरी है किस पर आई है, तो आप कहेंगे सर ये 16 पर आई है, तो बेस यहाँ पे 16 हो गया और हाइट 10 दिया गया, 16 गुणे 10 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है और कुछ भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है कि पारस 40% काम 8 दिन में करता है। ध्यान से बात को समझना, 40% काम 8 दिन में करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा। तो आप कहेंगे सर ये इसका 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना लगेगा, 8 गुना 16 4 20 दिन, पूरा काम 20 दिन में करेगा। फिर ये कह रहा है कि जबकि दीप्ति और पारस मिलकर के उस काम का 10%, यानी कि दीप्ति प्लस पारस, ये पारस की बात कर लिए, दीप्ति और पारस जो है 10% काम एक दिन में पूरा कर सकते हैं, मिलकर उस काम का 10%। तो 10% अगर हम करते हैं एक दिन में, तो 100% कितने दिन में करेंगे, तो 10 गुना है 10 दिन में। ठीक है, अब यहां पर बात आ गई कि तो बताइए कि काम पूरा करने के लिए दीप्ति द्वारा, अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें। ये पारस का समय है, ये पारस और दीप्ति दोनों का समय है। तो आपको मैंने बताया कि अगर ए किसी काम को x दिन में करता है और ए और बी उसी काम को y दिन में करते हैं, तो बी अकेले उस काम को करेगा एक्स वाई बटे वाई माइनस एक्स दिन में। ठीक है, तो यही हम लोगों को इस्तेमाल करना है, एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स, यानी कि दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, तो आप चलिए यहां पर एक का 20 दिन लगा है और एक का 10 दिन लगा हुआ है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 20 गुणे 10 बटा में 20 और 10 का डिफरेंस 10, 10 से 10 कट जाएगा, आंसर हमारा 10 दिन आ जाएगा और 10 दिन इसका करेक्ट आंसर है। सॉरी 20 दिन, ये 20 कैलकुलेशन में माफ करिएगा, 20 दिन हुआ और 20 दिन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 40% 8 दिन में पारस करता है, तो पारस 20 दिन में 100% करेगा। दीप्ति और पारस 10% एक दिन में करते हैं, तो 100% 10 दिन में करेंगे। अब दो लोग मिल करके किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं,
और अकेले एक 20 दिन में करता है तो दूसरा कितने दिन में करेगा, तो डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। या आप ये भी कहेंगे कि पारस 20 दिन में कर रहा है, दीप्ति और पारस 10 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम 20 हो गया, ये टोटल वर्क हो जाएगा। ये एक काम करेंगे, ये दो काम करेंगे, तो दोनों के बीच एक का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब पारस एक काम करता है। और अकेले अगर काम को करना होगा, ये सॉरी पारस है तो ये दीप्ति एक काम करती है, और अकेले अगर दीप्ति को 20 काम करना होगा तो 20 दिन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, ये एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि ये एक सम है, इसकी वैल्यू बताइए। देखिए बॉडमास में वैनकुलम होता है बार ब्रैकेट, पहले कोष्टक में बार को खत्म करते हैं, 7 में से 12 घटाएंगे, पहले हम ब्रैकेट को खत्म करेंगे, इसमें भी बार को खत्म करेंगे, 7 में से 12 जाएगा -5 होगा, और 6 में से -5 को निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू 1 आ रही है। ये माइनस में 5 आया है, 6 में से 5 निकलेगा 1 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 3 ऑफ, पहले ऑफ को खत्म करते हैं तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, और फिर इसको 3 को 12 में डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में यहां तक 4 आ गया और बाहर 35 है, तो 35 और 4 मिलकर के 39 हो गया, और इधर 49 है, तो 49 और 39 के बीच की गैपिंग को देखेंगे तो 10 आ जाएगा, और 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मिनट, अब इतनी चीजें लिखना नहीं था, आपको थोड़ा सा दिमाग से सोचना था कि पहले ये सॉल्व होगा तो ये -5 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट 1 हो जाएगा, और 1 और 3 का गुणा पे 3 होगा, और 3 को 12 में भाग देंगे तो 4 होगा, 4 35 में जुड़ेगा 39 होगा, और 39 से 49 में से निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 इसका करेक्ट आंसर है ना। आज ये फिर एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि एक धनराशि 8% की रेट से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है, यदि ब्याज की दर R+2% हो, ध्यान से बात को समझना, पहले R% था, अब R+2% हो गया। ठीक है, तो 2% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो हमें 84 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 2% एक्स्ट्रा मिल रहा है ब्याज, जो 84 रुपया है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 1% की वैल्यू 42 होगी, 42 होता है। तो कह रहा है कि निवेशित धनराशि बताइए, तो जब 1% बराबर 42 है, 2%, अच्छा एक बात ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो हमारा टाइम है वो 3 साल का है, इसका मतलब ये जो 42 रुपया हमको 1% में मिल रहा है वो 3 साल की बात करते हैं ये, तो यहां से हम लोग 3 साल पर चलेंगे कि 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो 2% 3 वर्ष के लिए अगर चलता है तो हमें 6% हो जाएगा, और 6% की वैल्यू जो दिया गया है 6%, 3 साल में ये 6% होगा, और 6% पर हमको मिल रहा है 84 रुपया, 84 रुपया। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 6 एकम 6, 6 चौके 24, 1% की वैल्यू 14 रुपया, तो प्रिंसिपल बच्चा 100% होता है, 100% की वैल्यू हो जाएगा 1400 रुपया। तो 1400 रुपया इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर से पूरा सवाल को समझना है। आर दोनों में कॉमन था, तो इतना ब्याज तो दोनों में था, एक्स्ट्रा मिला है इसकी वजह से, तो 2% हमको 1 साल में मिलेगा, तो 3 साल में कितना हो जाएगा 6% ब्याज, और 6% एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, तो रुपया कितना देगा 84 रुपया। तो 6% की वैल्यू अगर 84 रुपया है, तो 1% की वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, 6% 84 है, तो 14 छक 84 होता है, 1% पर 14 रुपया आएगा, 100% का प्रिंसिपल होता है 1400 रुपया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 5/9 में कौन सा भिन्न संख्या जोड़ा जाए कि ये मिल जाए। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर मुझे जोड़ना है तो बस क्या रिजल्ट मिल रहा है उसमें से उसको माइनस कर देते हैं, तो 11/6 में से माइनस कर देंगे 5/9 को, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 2 से गुणा कर देते हैं, यहाँ भी 3 का, यहाँ भी 2 का। अब नीचे वैल्यू हो जाएगी 18, 11 3 33, 5 दूना 10, 33 में से 10 जाएगा 23, यानी कि 23/18 हो जाएगा, और 23/18 का मतलब हो गया 1 सही 5/18, 1 सही 5/18 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए।
जब हम इससे जोड़ने की बात करता है, जैसे मैं कहूं कि 10 में कितना जोड़ दिया जाए कि 15 मिल जाए, तो सीधे सीधे 15 में से 10 घटा दीजिए तो वही जो रिजल्ट आएगा उतना ही जोड़ना पड़ेगा 10 में। तो इतना आ जाए जोड़ने के बाद, इसका मतलब कि इसमें से जो रिजल्ट है उसको माइनस कर देंगे तो बचा हुआ डिफरेंस आपको ऐड करना पड़ेगा, और बचा हुआ डिफरेंस 1 कंप्लीट 5/18 है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। सुरेश 24% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 80,000 रुपया उधार लेता है, और रमेश 20% की वार्षिक की दर से 91,000 रुपया उधार लेता है। तो कह रहा है कितने समय के बाद दोनों का पैसा बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन से भी किया जा सकता है। आप बताइए कि 11 साल में अगर 24% के रेट से लेते हैं और 11 साल में 20% के रेट से लेते हैं, ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर 80,000 रुपया है, 80,000 रुपया है, मान लीजिए, मान लेते हैं कि 80,000 रुपया है, ठीक है, 80,000 रुपया का मिश्रधन हम लेते हैं 24% के रेट से और टी वर्ष के लिए, और 91,000 रुपए का दूसरा 91,000 रुपया है, इसको हम लेते हैं 20% पर टी वर्ष के लिए। तो ये ब्याज इक्वल हुआ, और आपसे कह रहा है कि अमाउंट इक्वल हो, अमाउंट इक्वल हो, टाइम को दोनों में के लिए क्या यूज किया जाए कि अमाउंट। अमाउंट का मतलब कि इसमें 80,000 ऐड कर देते हैं और इसमें 91,000 रुपया ऐड कर देते हैं, तो दोनों कंडीशन में ये और ये वैल्यू बराबर हो जाएगी। यहां से हम लोग इसका टी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो यहां से हम इसको सॉल्व करिए, 0 0 कट जाएगा और ये हो जाएगा 24, 8 8 चौके 32 और 8 दूना 16 और 3 19, 192, 19,200 टी हो जाएगा, और इधर 8,000 है। ठीक, और ये बराबर हो जाएगा, इधर करेंगे तो ये 91,000 रहेगा, 91,000 80,000 के बीच में डिफरेंस कितने का आ जाएगा, 11,000 का। इधर 11,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, और इनके डिफरेंस की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाता है, यहां पर 2 1 कम 2, 9 दूना 18, 18,200। तो 18,200 और 19,200 में कितने का डिफरेंस आया, तो 1,000 का। तो 1,000 टी की वैल्यू 11 है, 0 0 कट गया, टी का मान आ गया 11 साल, यानी 11 साल में दोनों पैसा बराबर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से मैंने क्या कहा, अमाउंट बराबर करने की ये बात किए हैं, तो मैंने कहा कि एक अमाउंट 80,000 मूलधन है, और मूलधन में ये ब्याज हमने जोड़ दिया, तो ये बन गया इसका अमाउंट, और ये 91,000 रुपया और 91,000 में इसका ब्याज जोड़ दिया, ये अमाउंट बन गया। अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो इनके साथ टी आएगा, ये दोनों का डिफरेंस मैंने कर दिया, तो ये डिफरेंस आ गया 11,000, और बाकी की ये जो टर्म्स है इनका डिफरेंस अगर लिया गया तो ये 1,000 टी आ गया, तो टी की वैल्यू 11,000 बटे में 1,000, यानी कि 11 आ गया, और 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 11 साल में ये पैसा सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 7 किलोमीटर जाने में और 3 किलोमीटर आने में, जाने में 7 किलोमीटर जाने में, देखिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम में जाने का मतलब धारा के साथ होता है, बी और डब्ल्यू मिला करके जाएंगे, और आने का मतलब धारा के विरुद्ध आएंगे, बी और डब्ल्यू का डिफरेंस होता है। ये दोनों टाइम इक्वल है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि नाव धारा के विपरीत 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर धारा के अपोजिट बी माइनस डब्ल्यू, और धारा की दिशा में उतनी ही दूरी 14 किलोमीटर धारा के साथ आने में 6 से ही 2/3 घंटा लगता है। तो सवाल में बोल रहा है कि अगर इतना डिस्टेंस चलना होगा तो क्या टाइम लगेगा। अब आप बताइए, 6 18, तो ये 20/3 है। अब यहां से हम लोग चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस जगह से हम 7b और 3b का डिफरेंस कर लें तो ये 4b हो जाएगा, और 7w और 3w का डिफरेंस जो होगा वो 10w हो जाएगा। तो 10w यानी कि b और w में जो रेशियो आएगा वो 5 और 2 का आएगा। 5 और 2 की बात करेंगे हम तो 5 2 7 हो जाएगा, और 5 और 2 का डिफरेंस 3 हो जाएगा। ठीक है,
तो अब हमारे पास जो कंडीशन बन रहा है उसमें बोट 7 दून, अब चलो यहीं पे आकर के इसको सेटिस्फाई करवा लेते हैं। दोनों को जोड़ोगे तो ये 1 घंटा आ जाएगा और दोनों को घटाओगे तो ये घंटा आ जाएगा। इसका मतलब कि बोट की स्पीड यहाँ 3 हो गई और वाटर की स्पीड, सॉरी, बोट की स्पीड 5 हो गई और वाटर की स्पीड 3 हो गई, 2 हो गई, वाटर की स्पीड 2 हो गई। अब सवाल में बोला कि धारा के विपरीत इतना जाने में कितना समय लगेगा, तो समय, टाइम, धारा के विपरीत में दूरी है 16.8 की और विपरीत में चाल घट जाता है, 5 और 2 का डिफरेंस 3 होगा, 3 5 15 और 3 6 18, 5.6 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही से क्वेश्चन हमारा मिल गया। बोट और वाटर का रेशियो 5:2 का आ रहा है, 5:2 अगर यहाँ पे रखते हैं तो सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि बोट की स्पीड 5 और वाटर की स्पीड 2 हो गई। तो इसी स्पीड पर हम इतना दूरी तय करेंगे अपोजिट चल करके, तो हमें कितना समय लगेगा, 5.6। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये एक टेंट की बात कर रहा है, मेंसुरेशन 3D का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, प्रयुक्त कैनवस का एरिया, कैनवस का मतलब लगे कपड़े का एरिया बताना है टेंट में। टेंट का कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है, कुछ ऐसा सिनेरियो है, ये टेंट है। अब कह रहा है कि इसमें जो कपड़ा लगेगा उसका, तो कपड़ा में क्या लगेगा भाई, इसका एरिया लगेगा और इसका एरिया। कौन सा एरिया लगेगा, तो CSA, कर्व सरफेस एरिया। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं तो कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और इसका कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, यानी कि पाई दोनों में है और पाई का मतलब 22/7 होता है, यानी कि नंबर 11 से कटने वाला होना चाहिए। देखते हैं 11 से कौन सा नंबर कट रहा है, हालांकि पाई में ही वैल्यू दी गई है, 22/7 है। अब ये पाई में ही आंसर दिया हुआ है। अब चलिए आप बताइए, कह रहा है कि तंबू की जो हाइट है, ऊंचाई बेलनाकार तक 16, ये 16 6, तो ये 6, ठीक है, और इसके आधार का व्यास 90 है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 28 है, ये 28 है। एल निकालना पड़ेगा और एल जब आप निकाल लेते हैं तो आपके पास एरिया की बात आ जाएगी। तो एल कैसे निकलेगा, तो एल बराबर, यहां से एल बराबर √ 45 का स्क्वायर 2025 प्लस 28 का स्क्वायर करते हैं, 28 का स्क्वायर 784, इधर 5 4 9 8 2 10, 10 का 0 हासिल, एक यहाँ पे 20 7 27 और 1 28, 28 9 यानी कि 53 हो जाएगा। तो ये 53 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई आर, आर तो दोनों के लिए सेम है, इसमें पाई आर दोनों में है, पाई आर निकाल लेते हैं, पाई आर, तो पाई आर निकाल लेंगे, यहां पे बचेगा एल, यहां पर बचेगा 2h, 2h, ठीक है। अब आप बताओ कि पाई के लिए पाई ही छोड़ देते हैं, आर का मान 45 है और एल की वैल्यू आ गया है 53, अब प्लस 2h और यहाँ पे हाइट 6 है, तो 6 दूना 12, तो 53 और 12 ये 65 हो जाएगा। 65 गुणे 45 करना है, 65 गुणे 45, तो ये हो जाएगा 25 और 7 चौक 28, 28 25 और 100 ऐड कर देते हैं तो 29 25, 29 और 25 पाई इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला है पाई आर एल कपड़ा में, यानी कि कर्व, पाई आर एल 2 पाई आर एच। यहां पर अगर हम चलते हैं पाई आर कॉमन चल रही है, ये एल है और ये 2h है और यहां से सॉल्व किया गया तो ये 65 आ गया, 65 गुणे पाई गुणे 45 जिसकी वैल्यू 2925 होगी और पाई है ही 2925 पाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, 11 अंकों की एक संख्या है, ये दिया गया है और क्वेश्चन में बोला है कि यह संख्या 72 से कटेगी। ये मैं पिछला भी क्लास में करवा, कई बार करवा चुका हूं, तो ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, आप इसको खुद ट्राई करेंगे। 72 मैं हिंट दे रहा हूं कि 72 से कटने वाली संख्या 8 और 9 से कटती है और 8 से कटने के लिए आखिरी के 3 अंक देखना है आपको और 9 से कटने के लिए सम ऑफ डिजिट देखना है।
और ये एक शर्त दिया है कि के और पी बराबर नहीं होने चाहिए, कि यहाँ और यहाँ सेम वैल्यू नहीं आएगी। तो आपसे पूछा गया है कि जो के और पी आएगा इसका मान क्या होगा। ये आपके लिए एक खुद का ट्राई करने वाला क्वेश्चन होगा। मैं इसको होम वर्क लिख दे रहा हूं, आप इसको ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चन है। नहीं आएगा तो फिर हम इसी सवाल को अगले क्लास में भी लेकर के आएंगे वीडियो में, और आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही है, आप रिवीजन करिए और एग्जाम में एकदम ईमानदारी के साथ लगे रहिए। और आप लोगों को एक गुड न्यूज ये भी है कि जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, जैसा कि सर बता भी चुके हैं, उसके लिए कोर्ट का आदेश आया हुआ है कि जो 69,000 में या पहले की भर्तियों में जितनी नियुक्तियां रह गई है उसको शीघ्र ही भर्ती का प्रोसेस में लाया जाए। तो जो लोग बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं या जो लोग वेट कर रहे हैं, अब वेट ना करें, लग जाए। कभी भी आपको ये सुनने को मिल सकता है कि आपकी भर्ती इतने तारीख से फॉर्म भराएगा और इतने तारीख को इतने समय बाद एग्जाम होगा। तो हम लोग फॉर्म भरना और एग्जाम देने के समय तैयारी नहीं होती है, तैयारी उसके पहले की एक प्रक्रिया होती है। उस समय ब्रशअप बस किया जाता है, एक रिवीजन किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करिएगा, इसको आप लोग शेयर करिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।